गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ्ला। देखिए, इफ्ला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लाइब्रेरी साइंस के हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो EMRS हो, KVS हो, NVS हो या UGC नेट हो। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। उससे पहले जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, आज के वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले मैं इफ्ला का इंट्रोडक्शन, उसके एम्स, इफ्ला अवार्ड्स, इफ्ला पब्लिकेशंस, LRM, FRSAD क्या होता है, FRBR, FRAD, इफ्ला प्रेसिडेंट की लिस्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है। इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 सितंबर 1927 में। इसका हेडक्वार्टर था द हैग, नीदरलैंड, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसेक गॉलीजिन। इफ्ला का देखिए फाउंडेशन हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर था एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड 1927 में, लेकिन बाद में इफ्ला का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया द हैग, नीदरलैंड में। कब? तो 1971 में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इफ्ला का फुल फॉर्म क्या था, इस्टेब्लिशमेंट, इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इफ्ला का हेडक्वार्टर शिफ्ट कब, किस ईयर में किया गया था, तो 1971 में। अब देखिए, हम लोग को जानना होगा कि इफ्ला को लाने के पीछे मकसद क्या था, इफ्ला को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग को इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हमको बाहर के देशों से लाइब्रेरियों से भी अपना क्या करना था, सहभागिता को बढ़ाना था, उनसे कम्युनिकेशन करना था, ताकि हम लोग एक दूसरे को अपना इंफॉर्मेशन सर्विसेज को शेयर कर सके, नॉलेज को शेयर कर सके। हम लोग को इफ्ला के ऐसा गाइडलाइंस बनाना था ताकि हम लोग क्या कर सके, अपना बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस दे सके। अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए साथ में हमारे लाइब्रेरी स्टाफ को एकदम अच्छा सा ट्रेनिंग, रिसोर्सेज और नॉलेज का एक्सचेंज करवाने के लिए इफ्ला को बनाने की ज़रूरत पड़ी। हमें अपने लाइब्रेरीज़ को क्या करना था, तब के टाइम पे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या करना था, लाइब्रेरीज़ को के रोल को बताना था लोगों को, कि लोगों को अवेयर करना था कि किस तरीके से लोगों की लाइफ में लाइब्रेरी क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक लाइब्रेरीज़ को क्या करना था, कल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट करना था कि हम लोग लाइब्रेरी सर्विसेज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइब्रेरी मूवमेंट को ग्लोबली प्रमोट करने का काम इफ्ला का था। लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन बनाना, लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करना और लाइब्रेरी अवेयरनेस को इनकरेज करना। 7th नंबर पे आता है कि किस तरीके से हम प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जो बहुत सालों से पड़ी बुक्स हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, उन पे हमें अच्छे से अच्छा वर्क करना था। 8th नंबर पे आता है कि इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, जो WLIC प्रोग्राम है, उसमें हमें इफ्ला का पार्टिसिपेशन करवाना था, ताकि ये एक टाइप का ग्लोबल इवेंट्स है जिसमें हम लोग अपने नेटवर्किंग और नॉलेज को हम लोग क्या कर सके, देश विदेश तक शेयर कर सके। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है वो है इफ्ला का प्रोग्राम। इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए, इसके 2 स्लाइड्स हैं, पहला में फुल फॉर्म है और सेकंड में ओनली नेम्स है। तो ये सारे 12 इफ्ला के प्रोग्राम से, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस, UAP। फिर आता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क, UBCIM। थर्ड है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, पार्क। फोर्थ है यूनिवर्सल डाटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन, UDT। फिफ्थ है एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम, ALP। सिक्स्थ है फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, FAIFE। सेवन्थ है कमिटी ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एट्थ है यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फॉर्मेट। नाइन्थ है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 10th है लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल। 11th है इफ्ला लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड और 12th है इफ्ला इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। देखिए, आपसे पहले के टाइम पे क्या करता था, डायरेक्ट फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, लेकिन अब जो है लाइब्रेरी साइंस का पेपर काफ़ी टफ आने लगा है। तो आपको नाम भी याद रखना होगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम है। तो सारे प्रोग्राम्स को अच्छे से लिख के इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, इफ्ला ने आपको सिस्टर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दिया था। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड भी जो है इफ्ला के द्वारा दिया जाता था। इफ्ला के प्रेसिडेंट लिस्ट देखिए, अभी से 1927 में इफ्ला बना है। 1927 से 2025 तक के जितने इफ्ला के प्रेसिडेंट है उसका मैंने लिस्ट आपको दे दिया है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन आपको याद ओनली करंट के प्रेसिडेंट और इफ्ला के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। तो देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसेक गॉलीजिन, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, और इनका कार्यकाल था 1927 से 1931।
और इफ्ला के करंट प्रेसिडेंट है विस्की एमसी डोनाल्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और इनका कार्यकाल है 2023 से 2025 तक का। तो अभी के एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि इफ्ला के करंट प्रेसिडेंट कौन है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि एफआरबीआर। देखिए एफआरबीआर क्या होता है। एफआरबीआर आपको ये बताता है कि किस तरीके से, देखिए सबसे पहले तो एफआरबीआर का आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जा सकता है। तो एफआरबीआर का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। देखिए एफआरबीआर में ये बताया गया था कि किस तरीके से यूजर जो होते हैं वो बिब्लियोग्राफिक डाटा का यूज़ कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफिक डाटा का मतलब होता है किसी भी बुक्स के बारे में पूरा डिटेल, उसके ऑथर कौन से, उनके कॉर्पोरेट ऑथर क्या कौन है, किस कहाँ कितना पेज है, कितना सीरीज है, कितना नोट है, मतलब सारा कुछ आपको उस बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एफआरबीआर में 4 की एलिमेंट्स दिए गए थे। फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, ऑब्टेन। बहुत बार तो क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि फाइंड में क्या होता है, हम लोग रिसोर्स को लोकेट करते हैं जो कि आपके क्राइटेरिया से मैच करता है। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो रिसोर्स है जो हम ढूंढ रहे हैं वो कंफर्म है कि नहीं, यही तो है कि नहीं। फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो हम लोग रिसोर्सेज हमें ज़रूरत के हिसाब से जो रिसोर्स चाहिए। फिर ऑब्टेन हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो यही 4 काम जो होता है यूज़र करता है एफआरबीआर में। इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 आता है इंटेलेक्चुअल एंटिटीज, ग्रुप 2 रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज, ग्रुप 3 सब्जेक्ट ऑफ वर्क। ग्रुप वर्क में 1 में आता है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम, WEMI। ग्रुप 2 रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज, पर्सन, कॉर्पोरेट बॉडी। ग्रुप 3 सब्जेक्ट ऑफ वर्क, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड प्लेस। देखिए EMRS 2023 में एफआरबीआर मॉडल से क्वेश्चन आ रखा है। उसमें आपसे पूछा है कि एफआरबीआर के ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन जो है उसमें क्या दे रखा है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन। ये 3 ऑप्शन दिया और चौथा ऑप्शन में आइटम की जगह टाइटल दे रखा है। तो जिसको पता होगा कि ग्रुप 1 में वेमी होता है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम, वो एकदम सही आंसर लगाएगा। तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला तो आपको याद करना है एफआरबीआर का फुल फॉर्म, दूसरा आपको इसके 4 की एलिमेंट्स याद करना है, तीसरा आपको ग्रुप ऑफ एंटिटीज याद रखना है एफआरबीआर मॉडल के। फिर देखिए एफआरबीआर को क्या किया गया, बाद में इंटीग्रेटेड कर दिया गया एफआरएडी और एफआरएसएडी के साथ। एफआरएडी का फुल फॉर्म होता है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑथोरिटी डाटा। एफआरएसएडी का फुल फॉर्म होता है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट ऑथोरिटी डाटा। 2017 में क्या हुआ था कि इफ्ला को ये रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे मॉडल रखने से अच्छा हम एक सिंगल मॉडल रखते हैं, और उन्होंने एक मॉडल बनाया लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल, जिसको हम बोलते हैं LRM। और उसमें क्या किया, इन तीनों मॉडल को कंसोलिडेट कर दिया, मतलब कि तीनों मॉडल को मर्ज कर दिया गया। अब हम लोग समझेंगे कि एफआरएडी क्या होता है। देखिए एफआरएडी का फुल फॉर्म होता है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑथोरिटी डाटा। इसमें यूजर्स ऑथर्स के बारे में, ऑथर का भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, एक्सेस करता है। ऑथर के इंफॉर्मेशन से भी बुक्स को सर्च कर सकता है। इसको इफ्ला के द्वारा 2009 में डेवलप किया गया था। इसमें क्या था कि एफआरबीआर को एक्सटेंड कर दिया गया ताकि वो ऑथोरिटी डाटा को भी, रिकॉर्ड को भी कवर कर सके। इसमें यूज़र क्या कर सकते हैं, फाइंड, आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई, जस्टिफाई और अंडरस्टैंड। मतलब फाइंड कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, क्लैरिफाई कर सकता है अपना जो उसको चाहिए कि नहीं, जस्टिफाई कर सकता है, एंड देन उसको समझ भी सकता है। इसमें क्या करता है, यूज़र को इंटरेक्ट करने का सारा कुछ, यूज़र किस तरीके से बुक से इंटरेक्ट कर सकता है, इस पर क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि पहला तो एफआरएडी का फुल फॉर्म, कब इसको डेवलप किया गया है इफ्ला के द्वारा, और इसके यूज़र टास्क से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये यूज़र टास्क जो 5 पॉइंट है ये याद कर लीजिएगा। फिर आता है आपका फिर आता है आपका एफआरएसएडी। देखिए एफआरएसएडी का फुल फॉर्म होता है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट ऑथोरिटी डाटा, और इसको डेवलप किया गया है इफ्ला के द्वारा 2010 में। इसका पर्पस था सब्जेक्ट ऑथोरिटी को बढ़ाना, और इसमें 2 मेन पॉइंट्स आए थे, थीमा एंड डोमेन। देखिए थीमा क्या होता है, ऐसा एंटिटी जो कि कोई भी वर्क, देखिए थीमा क्या होता है, ऐसा एंटिटी जो कि ये बताता है कि किस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट जो होता है एक वर्क का पार्ट हो सकता है, जिसमें आता है आपका पर्सन, ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट, इवेंट, प्लेस। ही मतलब इन सारे सब्जेक्ट से जो है किसी एक वर्क का पार्ट हो सकते हैं। नोमेन क्या होता है, जिस तरीके से हम थीमा को रिप्रेजेंट करते हैं जिस सिंबल साइन के द्वारा,
उसको हम डोमेन कहते हैं। इसमें यूज़र टास्क का 4 पॉइंट है, फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड एक्सप्लोर। तो आपको बस ये याद रखना है कि किस वाले ग्रुप में थीमा और डोमेन को बताया गया है। तो एफआरएसएडी में कौन सा 2 न्यू पॉइंट्स बताया गया है, तो थीमा एंड डोमेन। इसके यूज़र टास्क याद रखिएगा, फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड एक्सप्लोर। देखिए एक चीज़ कॉमन, देखिए सारे तीनों में फाइंड आइडेंटिफाई कॉमन है। देखिए एफआरएसएडी में फाइंड आइडेंटिफाई है यूज़र टास्क में, फिर आता है आपका एफआरएडी में भी यूज़र टास्क में फाइंड आइडेंटिफाई है, और फिर आता है आपका एफआरबीआर में भी है फाइंड आइडेंटिफाई। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफआरबीआर, एफआरएसएडी और एफआरएडी में तीनों में कौन से यूज़र टास्क कॉमन है, तो फाइंड और आइडेंटिफाई। अब हम लोग पढ़ेंगे एलआरएम क्या होता है। एलआरएम जो है कब बना है, इफ्ला के द्वारा 2017 में। इसका पर्पस था कि तीनों को क्या करना है, मर्ज करना है। और इसके यूज़र टास्क क्या थे, फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, ऑब्टेन एंड एक्सप्लोर। इसमें भी फाइंड आइडेंटिफाई आता है। तो आपको क्या याद रखना है कि एलआरएम का फुल फॉर्म, कब बना था और इसके यूज़र टास्क क्या है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इफ्ला के अवार्ड्स। इफ्ला के अवार्ड से बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे पहला जो अवार्ड है वो है ऑनरी फेलो। ये क्या किया जाता है, किसको दिया जाता है, जो कि लॉन्ग टाइम से सर्विस कर रहे हैं लाइब्रेरी के फील्ड में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इफ्ला मेडल, जो कि इफ्ला को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं, इफ्ला के लिए ग्लोबली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और इफ्ला के इथिक्स जो उनका मेन वैल्यूज़ है उसको देखते हुए उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है, उसको इफ्ला मेडल से नवाजा जाता है। इफ्ला स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन, जो वॉलेंटियर का एकदम बहुत अच्छा काम करते हैं इफ्ला में, उसको इफ्ला स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड दिया जाता है। इफ्ला प्रोफेशनल अवार्ड, देखिए इफ्ला प्रोफेशनल अवार्ड्स में 7 अवार्ड्स हैं, उसको ध्यान से याद रखना है। इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इफ्ला प्रोफेशनल अवार्ड से। सबसे पहला है डायनेमिक यूनिट एंड इम्पैक्ट अवार्ड, जो कि अचीवमेंट्स दिया जाता है किसको, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको। इफ्ला बेस्ट पोस्टर अवार्ड उसको दिया जाता है जो कि WLIC, जो वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस प्रोग्राम है ग्लोबली, उसमें जो इफ्ला का बेस्ट पोस्टर बनाता है उसको बेस्ट इफ्ला पोस्टर अवार्ड दिया जाता है। इफ्ला सिस्टमैटिक पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया जाता है जो पब्लिक लाइब्रेरी सबसे अच्छा अपना बेस्ट सर्विस देती है। इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, जो लाइब्रेरी इन्वायरमेंट को देखते हुए काम करती है उसको इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड दिया जाता है। इफ्ला प्रेस रीडर इंटरनेशनल लाइब्रेरी मार्केटिंग अवार्ड, जो कि अपने इनोवेशन को मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के द्वारा दिखाती है, उसको इफ्ला प्रेस रीडर इंटरनेशनल लाइब्रेरी मार्केटिंग अवार्ड दिया जाता है। इफ्ला मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी शॉर्ट फिल्म अवार्ड, ऐसी जो पब्लिक लाइब्रेरी जो लार्ज सिटीज़ में डेवलप होती है लेकिन अपने आप को एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा उस लाइब्रेरी के एडवर्टाइजमेंट करती है, उसको इफ्ला मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी शॉर्ट फिल्म अवार्ड दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाती है, लाइब्रेरी को अपना शो करती है लोगों के सामने। देखिए इसके डेट्स याद रखिएगा कि एफआरबीआर कब आए हैं, तो 1998 में बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, एफआरएडी 2009 में अथॉरिटी रिकॉर्ड्स बताता है, एफआरएसीडी 2010 में सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा बताता है, एलआरएम 2017 में यूनिफाइड कॉन्सेप्चुअल मॉडल बताता है। देखिए तो आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले इफ्ला का इंट्रोडक्शन कि इफ्ला क्या है, इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसका फुल फॉर्म, फिर एम्स आप समझ लीजिएगा। इफ्ला के प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, इफ्ला का एम्स देखिए अगर थ्योरी पार्ट में आपसे क्वेश्चन आ गया डिस्क्रिप्शन में तो आप एम्स आपको पता रहना चाहिए कि इफ्ला का क्या क्या एम है, तो उस वक्त ये आपको काम देगा। फिर इफ्ला के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इफ्ला के प्रेसिडेंट में फर्स्ट और करंट प्रेसिडेंट कौन है, एफआरबीआर के आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ एंटिटीज़, एफआरएडी के यूज़र टास्क, एफआरएसएडी के यूज़र टास्क और एलआरएम के यूज़र टास्क आप याद रखिएगा। इफ्ला अवार्ड्स में इफ्ला प्रोफेशनल अवार्ड्स अच्छे से याद रखिएगा, ये इनके डेट्स याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चंस करेंगे इफ्ला से रिलेटेड, जो कि अलग अलग लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।